सब अच्छा है। माधवी शंकर जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये उन्वान आपने क्यों सिलेक्ट किया, और बाकी सब अच्छा है तो अच्छा क्या नहीं है वो भी बताएं, और मेहरबानी होगी कि अगर इस गज़ल के कुछ अशार भी अगर आप सुना सकें हमें तो। जी शुक्रिया तरुणा जी। उन्वान तो ये है कि शायरी इश्क है, मेरे लिए तो है तो, और इस इश्क में सब कुछ अच्छा ही है। जो अच्छा नहीं है वो सिर्फ इतना कि ये कभी कभी आपको इस एक नशे में रखता है। मीन्स आप बाहरी दुनिया को कुछ देर के लिए भूल जाते हैं, कुछ लोगों को शिकायत हो जाती है, कभी कभी आप मौजूद होकर भी मौजूद नहीं होते हैं, तो बस इतनी सी बुराई है। अदरवाइज़ इश्क में तो वैसी कोई बुराई नहीं होती है मेरी नज़र में, तो इसलिए ये उन्वान। कुछ अशार अगर सुना सकें इस गज़ल के। बिल्कुल। थोड़ा सा नशा होता है, थोड़ा सा नशा होता है, बाकी इश्क में सब अच्छा है। क्या बात। पंख निकल आए हैं मेरे, पंख निकल आए हैं मेरे, साथ चलो तुम, उसने कहा है। आहा, क्या बात है, वाह वाह। शुक्रिया। मुझ में सब कुछ बीत रहा है, एक बस तेरा इश्क रुका है। दोबारा अता करें। मुझ में सब कुछ बीत रहा है, एक बस तेरा इश्क रुका है। तो माधवी शंकर के नज़दीक शायरी क्या है? हालांकि आपने थोड़ा बताया है, लेकिन क्या समझती हैं आप शायरी से? मेरे लिए शायरी सुकून है। मुझे लगता है जितने भी यहाँ पे शायर या कोई भी आर्टिस्ट बैठा हुआ है वो समझता है इस बात को कि जो भी कला आपको आती है कोई भी फॉर्म में, वो आपके लिए एक सुकून होती है। आप जब दुनिया से बच के कहीं बैठना चाहते हैं, कोना तलाशना चाहते हैं, जैसे घर में कोई अपने लिए कमरा तलाशना चाहता है, तो वो एक जगह है मेरे लिए जहाँ पर आके मुझे अच्छा लगता है, जहाँ पर आके मुझे लगता है कि मैं कुछ भी कह सकती हूँ और सामने कोई है जो मुझे बिना जज किए सुनेगा। तो मेरे लिए हमेशा से अपने आप को जाहिर करने का एक तरीका रहा है शायरी, और जो चीज़ें मैंने ऑब्ज़र्व की या महसूस की बतौर एक इंसान, जो मेरे दिल को कभी तकलीफ़ हुई या कुछ खुशी हुई, उसको खुशी में तो हालांकि कम ही कहे जाते हैं शेर, पर आपको जो चीज़ छू जाती है वो आप जाहिर करते हैं। मेरे लिए भी वही कुछ इससे अलग है। बहुत शुक्रिया। शायरी या लिखने की शुरुआत कब से करी आपने, और कब आपको ऐसा लगा कि एक शायरा आपके अंदर मौजूद हैं, और ऐसा कौन सा वो पसंदीदा गज़ल है जिसको आप सुनाना चाहें यहाँ पर इस मौके पर? हाँ जी। लिखना तो जैसे आप सभी जानते हैं कि अगर आपके अंदर कोई वो, जैसे मेरी फ्रेंड ने कहा कि अगर आपके अंदर वो चीज़ है तो वो छोटेपन से ही आप उस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। बुक्स पढ़ेंगे आप, वैसी चीज़ों को देखकर ठहर जाएंगे। मेरे साथ ये था कि मुझे नहीं पता था मैं शायरी कर सकती हूँ या मैं शेर कह सकती हूँ, लेकिन मैं जब फिल्मी गीत पुराने आपने सुने होंगे, मजरूह सुल्तानपुरी और वो सब, तो उनके जो स्पेशल वो शेर होते थे, क्योंकि पहले तो गज़लें ही वो गीत में ढाल देते थे, वो वहाँ मैं ठहर जाती थी। और मैंने वो अपनी डायरीज़ में, मतलब भरी हुई हैं मेरी डायरीज़ कि वो मैंने 2 लाइन्स लिख ली हैं। मुझे कुछ पता नहीं था क्यों लिखी हैं, बस मुझे अच्छी लग रही है, मैंने वो उतार ली। तो ये सिलसिला उस वक्त से था, पर तब भी ये नहीं पता था कि ये मुझे जाके आगे लिखना है। फिर 1-2 लोगों ने सुना, मुझे पढ़ा, उन्होंने बोला अरे आप तो कह सकते हो, अच्छा कहते हो, इसको रिदम में कहो, इसको बहर में कहो। तब समझ में आया कि बहर क्या चीज़ है। उसको खोजने की कोशिश की, 1-2 लोग हैं उन्होंने मदद की, और फिर कोई पसंदीदा गज़ल? हाँ जी, वैसे तो सारी गज़लें पसंद हैं मुझे, लेकिन अभी जो याद आ रही है मुझे अपनी वो सुन लीजिए कि पकड़ मत नब्ज़ चारा साज मेरे, पकड़ मत नब्ज़ चारा साज मेरे, लहू में जज्ब है सब राज मेरे। बहुत शुक्रिया। पकड़ मत नब्ज़ चारा साज मेरे, लहू में जज्ब हैं सब राज मेरे, निगाहें नाज से तेरी मेरी जान, बदल जाते हैं सब अंदाज मेरे। निगाहें नाज से तेरी मेरी जान, बदल जाते हैं सब अंदाज मेरे। वो मुझको गौर से सुनने लगा तो, वो मुझको गौर से सुनने लगा तो, हया से मर गए अल्फाज मेरे, हया से मर गए अल्फाज मेरे। क्या अच्छी गज़ल सुनाई है आपने। तो जैसा कि आपने बताया कि आपने लिखना शुरू कर दिया था, और इल्मे अरूज़ के लिए या गज़ल के क्राफ्ट के लिए आपने बाकायदा किसी उस्ताद से तालीम ली या खुद से ही ये इल्म हासिल किया?
तालीम तो लेनी ही पड़ती है, मुझे लगता है कोई भी चीज़ अगर आप बाकायदा सीखना चाहते हैं जी। तो आपको किसी से सीखना ही पड़ता है जो आपसे सीनियर हो या जिसको आपसे पहले पता हो या जो इसका ज़्यादा नॉलेज रखता हो। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि मेरे एक दोस्त या भाई थे, उन्होंने मुझे सिखाया और उसके बाद मैंने मंजर आम पे फेसबुक पे कहना शुरू किया। तो तब तक ये लग रहा था कि मुझे सब आता है, लेकिन उसके बाद भी कुछ बारीकियां रह गई थी जो मुझे लगा बाद में कि मुझे और इसमें, क्योंकि आपको स्क्रिप्ट अगर नहीं आती है उर्दू की तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बार बार आप गलती करते हैं और आपको पता भी नहीं होता है। तो उसके लिए फिर मैंने मतलब जो भी लोग मिलते रहे रास्ते में उनसे पूछती रही और पूछने का और सीखने का ये सिलसिला जारी है अभी भी। जैसा कि मुझे मालूम है कि आपके वालिद, आपके फादर भी जो है वो लिखते हैं, लेकिन उनकी ज़्यादातर रचनाएं हिंदी में हैं। आपका झुकाव उर्दू की तरफ कोई ख़ास वजह या कोई ऐसी बात जिससे आप इस तरफ ज़्यादा आपको अच्छा लगा या आप इधर घूमी? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी, मेरे पापा जी कविताएं कहते हैं और वो भी बहुत शुद्ध हिंदी में, क्लिष्ट हिंदी में, पर उर्दू नाम भी मैंने उन्हीं से सुना है, क्योंकि वो जिस प्रोफेशन में है उसके लिए उन्होंने उर्दू पढ़ के एक एग्ज़ाम पास किया था। तो बहुत बचपने में उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें पढ़ के बताई थी कि मैं बड़ा अट्रैक्टिव, मैंने कहा ये कैसे लिखा हुआ है, आपने कैसे पढ़ लिया, ये तो कुछ ऐसे मीन्स कुछ भी बना हुआ है तो कुछ भी नहीं लिखा। बोले नहीं ये ऐसा लिखा है ये। तो मैं तभी से मुझे था कि ये तो बड़ा दिलचस्प है कि मतलब आपको समझ भी कुछ नहीं आ रहा, वो आड़ी तिरछी लाइनें और आप उन्हें पढ़ पा रहे हैं। तो एक तो वो उर्दू वहाँ से मुझे समझ है कि ये भी एक बढ़िया लैंग्वेज है। उसके बाद जो जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने गाने सुने, उसमें जो अल्फाज आते थे, जगजीत सिंह इतना सुना, और मेरे ख्याल से सभी जगजीत सिंह को यहाँ सुनते होंगे, उन्होंने तो सबके मतलब लाइफ में गज़ल इंट्रोड्यूस कराई है कि ये होती है। तो उसके बाद वो जो लफ्ज़ मुझे इतना अट्रैक्ट करते थे कि फिर मुझे उनका मीनिंग कि ये क्या है वो सीखना, और ऐसे करके धीरे धीरे मतलब मुझे पता भी नहीं चला कि मैं कब खुद शेर कहने लगी। देखिए, यही हमारी हिंदुस्तान की तहजीब है, यही हमारा गंगा जमुनी कल्चर है। एक बार ज़ोरदार तालियां हो जाएं इनके लिए। और अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि कब आपको लगा कि आपकी शायरी अब किताब की शक्ल में मंज़िल आम पे आनी चाहिए? जी, मैं सच कहूँ तो मतलब बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मुझे नहीं लगा कभी। मुझे लगा कि अभी भी मुझे कुछ नहीं आता है, मुझे अभी बहुत आगे जाना है, और इनफैक्ट सच भी यही है कि अभी तो बहुत सीखना है। बट हाँ, मेरे आसपास मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे आसपास बहुत ऐसे लोग हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं, और आज भी आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग सिर्फ इसीलिए आए हुए हैं क्योंकि सब मतलब अपनी तरफ से कुछ ना कुछ अच्छा मेरे लिए सोचते हैं कि, तो उनमें से कई सारे लोगों ने मुझे बोला कि नहीं अब आपने इतना कह लिया है। मुझे भी लगा कि हाँ चीज़ें काफ़ी इकट्ठा हो गई हैं। और फिर एक बार मेरी शारिक साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि वक्त पे किताब आना बहुत ज़रूरी है। तो क्योंकि एक फेज़ के बाद आपको अपनी शायरी लगता है कि ये मैंने कब कही थी, आप उससे रिलेट करना शायद थोड़ा कम कर देते हैं। मुझे वो बात बहुत हिट की। मुझे लगा कि हाँ शायद आज से 10 साल बाद मुझे लगे कि क्या मैंने शेर का इश्क पे मैं शायद इन्हें पब्लिश ना कराऊँ। तो मुझे लगा कि नहीं, अभी ये इतना मैटर है कि मैंने मंज़र आम पे लाऊं और लोग मुझे पढ़ें, और तारीफ़ की तो भूखे सभी होते हैं। तो मुझे लगता है कि हम में से कई लोग जो यहाँ पर हैं इस बात से उनको हौसला मिलेगा और वो भी जल्द अपनी किताब लाएंगे यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। एक आपका शेर पढ़ रही थी, गुज़श्ता वक्त की एल्बम से मेरी कई शक्लें बरामद हो रही हैं। कहते हैं कि एक सफल आदमी के पीछे एक औरत और एक सफल औरत के पीछे पूरा परिवार होता है। तो वो परिवार आपको कैसे वक्त मिला, कैसा है आपका सपोर्ट सिस्टम, अगर इस पर कुछ रोशनी डालें तो? हाँ जी बिल्कुल, बहुत सपोर्टिव है, और यहाँ तक अगर कोई पहुँचा है तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपके परिवार ने आपको सपोर्ट नहीं किया है। अभी भी सारे लगे हुए हैं, सुबह से सब आ गए थे। शुरू में ज़रूर उन्हें शायद मेरी चीज़ें समझ नहीं आती हूँ, बट वो सपोर्ट इस तरह का था कि उन्होंने मुझे टोका नहीं, उन्होंने मुझे वक्त दिया कि जो मैं करना चाहती हूँ वो करूँ। और जब मैं उनको वो रिज़ल्ट दे पाई, आउटपुट दे पाई, तो उसको उन्होंने अच्छे से स्वागत किया और मेरे साथ खड़े हुए हैं। तो बस इतना सपोर्ट काफ़ी होता है कि अगर आप कोई चुपचाप आपके साथ चल रहा है तो वो सपोर्ट मेरे ख्याल से सबसे बड़ा सपोर्ट। मुझे लगता है कि इस बात पे सभी को एक ज़ोरदार तालियां तो होनी चाहिए, क्योंकि हर औरत सिर्फ यही चाहती है। आगे बढ़ते हैं। बस एक आखिरी क्वेश्चन पूछती हूँ कि वैसे तो माँ को अपने सब बच्चे बहुत प्यारे होते हैं,
लेकिन किसी एक बच्चे पे कभी कभी लाड़ ज़्यादा आता है। तो ऐसा कौन सा एक शेर है जिस पे आपको लगता है कि अरे इस पे तो मेरी सारी शायरी कुर्बान है? आज आगे बहुत मौके और आएंगे, बहुत अच्छे शेर आप कहेंगी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। मुझे सच में कुछ याद नहीं आ रहा है, बट हाँ, जैसे आपने कहा सभी प्यारे होते हैं, लेकिन अभी जैसे अजीम ने एक शेर पढ़ा था जिसने मुझे पहली बार मकबूलियत दिलाई थी। गोयम फाउंडेशन ने उसको फीचर किया था। वो शेर मुझे बड़ा अजीज़ है। और उसके बाद एक रानी वाला शेर जो फेमस हुआ, सुना भी दीजिए जी। अच्छा, अजीम ने सुना दिया है, मैं फिर सुना दीजिए, आपके मुंह से सुनना और अच्छा लगेगा। हाँ, किसी ने पूछ लिया उसका नाम तब आया, किसी ने पूछ लिया उसका नाम तब आया, नहीं तो इतने बरस अपना ध्यान कब आया। क्या बात है, वाह 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 वाह। और वो जो दूसरा शेर जिसका आपने जिक्र किया वो भी? हाँ जी, बिल्कुल, वो शेर भी मुझे बड़ा प्यारा है, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था कि मैंने कुछ कह दिया है। और जब मैंने उसको पोस्ट किया उसके बाद जो तारीफ़ें मुझे मिली हैं और लोगों ने जो जिस तरीके से मुझे मोहब्बत दी है, मुझे तब जाके रियलाइज़ हुआ कि ये कुछ अच्छा शेर हो गया। तो वो शेर इस तरह है, मतलब है कि हम गमज़दा हुए तो तमाशा कहा गया, हम गमज़दा हुए तो तमाशा कहा गया, आंसू को सिर्फ पानी का कतरा कहा गया। हमसे कहा गया था कि रानी बनेंगी आप, हमसे कहा गया था कि रानी बनेंगी आप, यानी कि खुद को पहले ही राजा कहा गया। क्या बात है, वाह वाह वाह। इसी गज़ल में एक और शेर है, अगर वो भी सुना दे। हाँ जी। माँ बाप खुश हैं बेटियाँ काबिल जो हो गईं, माँ बाप खुश हैं बेटियाँ काबिल जो हो गईं, बेटी का एक दुख उसे बेटा कहा गया। क्या अच्छे शेर हैं। और मुझे लगता है ये जाविया शायद पहली बार किसी ने छुआ है, जहाँ तक मुझे पता है। तो एक बार ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं इस धरती पर जो कही जा रही हैं, कही जाएंगी, उन्हीं को लोग घुमा फिरा के बात कहते हैं, लेकिन ये बात कहना, कुछ नयापन लाना बहुत बड़ी बात है। तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और मुझे लगता है कि एक शेर आप ही का शेर है, यहीं पर रोक दो ये गुफ्तगू अब, यहीं पर रोक दो ये गुफ्तगू अब, गमों की आखिरी तह खुल रही है। तो मुझे लगता है कि इस सेशन का एंड इससे बेहतर तरीके से नहीं हो सकता। और बहुत शुक्रिया आपको, बहुत मुबारकबाद। एक ज़ोरदार तालियां सब लोग एक बार बजा दें और टाइट कर दें।